कुड़ी कुरमरी करे दीवाना, रब है रूबिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, हाय होए हाय होए, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमरी, हाय ओए यार कुड़ी कुरमरी, हाय ओए यार कुड़ी कुरमरी। मुझे बड़ा हैरानी हुई जब अमिताभ बच्चन जी ने कौन बने करोड़पति में गाने का पूछा, ये 4 नाम में से बताइए गाना किसने गाया। मैं तो कुर्सी से उठ गया। 1 से लेके 10 तक तो जगजीत सिंह जी हैं और उसके बाद 11 से लेके 20 तक पंकज उधास जी हैं। तो ये दोनों दिग्गज है। तो तुम तो 22-25 से शुरू हो गए, तो आप पंजाबी गाना गाओ, कॉलेज से निकलते तो आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये बैटरी सोच रहे होंगे। तो फिर गजलें छोड़ दी। बड़ी परेशानी चल रही थी 20-25 साल पहले जब मैं दिल्ली आया था। मुझे किसी ने कहा कि आप महामृत्युंजय का जाते हो भाई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी। जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है तो क्या करूँ। जब सबको नौकरी मिल गई तो मैं रह गया। वो 6 महीने टफ थे मेरे लिए बहुत। वो भी दौर टफ था क्योंकि मैं जिसके पास जाता था वो कह रहे तुम में यार वो बात है। इंजीनियरिंग कैसे करना हुआ सर? सारे रिश्तेदार कर रहे थे। मछली आए ओए, मछली आए ओए, सोचिया सी सोनी जही कुड़ी कोले जाऊं, सोचिया सी बोली जही कुड़ी कोले जाऊं। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वेरी फेमस एंड वेरी वर्सटाइल सिंगर शंकर साहनी जी, जिन्होंने हरियाणवी गाया, पंजाबी गाया, स्पिरिचुअल गाया और लोगों ने अपने सिर आंखों में बैठाया। तो आइए आज उन्हीं से जानते हैं उनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू श्वेता जी। सर, म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ म्यूजिकल हो। ओके। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, हर कोई तो ढूंढता है बस जरा सी जिंदगी। इस शहर में किसे मांगे हम जरा सी जिंदगी। बहुत खूब सर, आपने ज़रा से ज़िंदगी की बात की। मैंने अभी आपका इंट्रो जब दिया तो मैंने पंजाबी का जिक्र किया, मैंने हरियाणवी सॉन्ग का जिक्र किया, स्पिरिचुअल किया, लेकिन आपने गाया गज़ल। क्यों? एक्चुअली मैं जब इस लाइन में आया तो मैं गज़लें गाने आया था। तो क्योंकि हमारा फैमिली वर्क है, खानदानी काम हमारा क्लासिकल म्यूजिक है था। मेरे पिताजी भी HOD थे गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासिकल संगीत के, तो मैं क्लासिकल ही सीखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा कि आप 1 से लेके 10 तक तो जगजीत सिंह जी हैं और उसके बाद 11 से लेके 20 तक पंकज उधास जी हैं। तो ये दोनों दिग्गज हैं। तो तुम तो 22-25 से शुरू हो गए, तो आप पंजाबी गाना गाओ, आपको हमें तो सिर्फ आवाज से मतलब, आवाज अच्छी है आपकी। तो जब आप कॉलेज से निकलते हैं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो कॉलेज से निकलते तो आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये बैटरी सोच रहे होंगे। तो फिर गजलें छोड़ दी। तो अभी है सर कि गज़ल गाने? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि जगजीत जी को ट्रिब्यूट करूँ और मेहंदी हसन साहब को, क्योंकि बहुत खूबसूरत गाया आपने। थैंक यू। सर, म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? ये हमारे घर का जो माहौल था संगीत में ही था, और तो गिटार नहीं थी हमारे घर में, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट थे। अच्छा। तो क्योंकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की इतनी कदर नहीं थी। तो पर उस समय जमाना ऐसा था कि ऋषि कपूर गिटार बजाता था तो सब लोग ताली बजाते थे, तो मुझे लगा कि गिटार ही उठानी चाहिए। तो फिर फादर साहब ने ला दी मुझे गिटार। तो संगीत तो बरड़ में होता है, सितार बजा लो या गिटार बजा लो, कुछ भी बजा लो, तो ये बजा ली। तो फादर साहब का कभी प्रेशर नहीं रहा कि क्लासिकल में हमारा चल रहा है, आप क्लासिकल ट्राई करो, आप गिटार मत लो? वो नहीं चाहते। वो चाहते थे कि आप संगीतकार, जो आपका दिल करता है बस संगीत में रहो और फिर कुछ टाइम के लिए रहो, फिर इस लाइन को हॉबी रखो। अच्छा, मेन लाइन क्या पकड़े? मेन लाइन इसलिए कि वो उनको लगता था जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। अच्छा। तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है तो फिर क्या करोगे। और इंजीनियरिंग कैसे करना हुआ सर? तो इसीलिए फिर तो वो प्रेशर में किया या फिर मन था कि चलो कर लेते हैं? नहीं, सारे रिश्तेदार कर रहे थे।
सारे कर रहे थे हाँ हाँ तो मैं ये भी कर लेते हैं। तो पढ़ाई में ठीक था मैं तो आज तो मैंने स्टेशन देखा, फिर ये चंडीगढ़ स्टेशन यूनिवर्सिटी कैंपस में थी, केमिकल इंजीनियरिंग कैंपस के अंदर थी, और बाकी इंजीनियरिंग जो थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। तो मैं कॉलेज की बजाय कैंपस चुना, इसमें सब तरह के लोग मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट है इसमें। तो फिर मैंने कैंपस में, मुझे गाने का मौका बहुत अच्छा मिला, तो मुझे अच्छा हुआ कैंपस में मैं आया, बजाय के इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग में आने का ये बेनिफिट हुआ कि मुझे कैंपस का अलग अलग तरह के लोग मिले, और अलग अलग बैकग्राउंड से पूरे इंडिया से लोग आज जाते हैं वहाँ पे। तो फिर मुझे उन्होंने बहुत, स्टूडेंट्स ने मुझे सिंगर बनाया। जैसे हम कमरे में गाते थे हॉस्टल में, तो वो अगले दिन स्टेज पे चढ़ा देते थे। तो स्टेज पे चढ़ा देते तो वो आगे, अब जब अपना ही बंदा गा रहा है तो सब ताली दी जाती। तो ऐसे हौसला अफजाई बहुत दी। तो क्लास फेलोज के कारण ही मैं अपने क्लास फेलोज के लिए आप क्या गाते थे सर? तो पंजाबी गाना एक था मेरा, जो नाक में लड़कियां पहनती, मछली। अच्छा। तो उस मछली के ऊपर बनाया था। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे सर? वो मछली पॉपुलर नहीं रही अब, तो वो शी इज क्राइंग के मुझे को लेने नहीं आ रहा। अब दूसरे नोजपिन वगैरह आ गई है। तो पुराना स्टाइल खत्म हो गया। अच्छा। तो वो मैं सुनाता हूँ, मैं बोलता मछली, तो सारा क्राउड बोलता था हाय ओए, तो बहुत पॉपुलर हुआ। तो मुझे मछली वाला ही सुनाइए सर। मछली दुकानी उत्ते बैठी सुने यारे, कहंदी कुड़ी ना को लैन मैनू आई रोवे मछली, आए ओए मछली, आए ओए। सोचिया सी सोनी जेही कुड़ी कोले जाऊं, सोचिया सी भोली जेही कुड़ी कोले जाऊं, बैठी बूहे उत्ते नजर अटका रोवे मछली, आए ओए मछली। वेरी नाइस सर, सच में बहुत अच्छा था। और वहाँ दूरदर्शन की टीम घूम रही थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया न्यूज प्रोग्राम। तो मैं उस प्रोग्राम में गया, और वहां जाके देखो अब हम कितनी बार गाना चलाते हैं, हर गाना चैनलों पे ऐड देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर वो गाना चले ना चले, वो एक ही बार टीवी पे आया बस, ये ऐसे गिटार के साथ ही। ओके। और मैं दोबारा नहीं आया, और मुझे एकदम प्रोग्राम मिलने लग पड़े, शोज। तो ये लग था पावर ऑफ टीवी, पावर ऑफ टेलीविजन बता रहा हूँ, पावर ऑफ मीडिया। अगर वो मैं ना गाता वो गाना, वो मछली वाला ही मशहूर हो गया। इनफैक्ट लोग जो मछली बेचते थे वो भी मछली है। ये मछली मैंने अभी सुना, वाकई फेमस होने वाला सॉन्ग था। तो लोग मछली भी ऐसे बेचते थे, जो मछली बेचते थे। हाँ, मछली वो भी ऐसे बेचते, मछली आया, वो कितना पॉपुलर हो गया था यार। तो मुझे भी कई लोग, शंकर साहनी नहीं जानते थे, मछली वाला आ गया। तो आपका निकनेम मछली वाला पड़ गया था। वाला पड़ गया। तो अभी भी मैं, जैसे उस दौर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अब्रॉड ही हैं, तो मैं जब बाहर जाता हूँ शोज वगैरह करने, तो वो मछली वाला गाना जरूर सुनते हैं, स्टार्ट होता है। अच्छा, हमें भी मछली वाले से स्टार्ट करना चाहिए था। अच्छा सर, पहला एक्सपीरियंस, अगर बॉलीवुड की मैं बात करूँ, कितना मुश्किल होता है पहला ब्रेक मिलना? देखो ब्रेक तो मुझे लगता है सब ईश्वर के हाथ में ही है। टैलेंट से किसी को काम नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, ये गारंटी है। टैलेंट में जैसे एक समुद्र में हर किसी को कतरा दे दिया, किसी को हाइट दे दी, किसी को खूबसूरती दे दी, किसी को लंबे बाल दे दिए, किसी को ईश्वर ने सब कुछ दिया, हम उसी की जो चीज मिली उसी का बखान करते रहते हैं कि ये मेरे पास ये है। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन दे दी, किसी को चिकित्सा दे दी, तो वो लगता है कि मैं तो जी डॉक्टर हूँ। तो ईश्वर एक एक चीज सबको दे रखी है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है किसी को। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता, ये सब भाग्य खेल है। और पर यह कि एक पॉइंट आपकी बात भी ठीक है कि हमें मार्केट में रहना चाहिए, कुछ देखे तभी तो बताए काम होगा, तभी आता है, तभी होगा ना। तो इसी तरह मैं जब पहला गाना गाया तो मुझे काफी लोग बैठे हुए थे आगे, तो जो बॉलीवुड में गाना था मेरा सनी देओल जी के लिए, तो वहाँ सनी स्टूडियो था, तो वहाँ पे सब बैठे थे। तो मैंने कहा भाई मैं पहली बार गा रहा हूँ, आप सब बाहर चले जाओ। होता है फर्स्ट टाइम था ना मेरा। और स्ट्रेट फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई, तो मैंने वो जब गाना गाया तो फिल्म का, तो मुझे तो नहीं गा पाया। तो फिर मैंने सबको बाहर किया, तो फिर वो गाना टॉप 10 में आया MTV पे। तो क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती थी वैसे शुरू में, चाहे आप जितना भी अच्छा गाते हो,
आपको, क्योंकि मूवी बन चुकी थी, चैंपियन मूवी बन चुकी थी, रिलीज नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक गाना डलेगा पंजाबी, तो पंजाबी हिंदी टाइप, तो फिर वो गाना डाला, तो फिर रिलीज। वो आपको मिला कैसे था वो गाना? नहीं, वो हमारे बहुत ही अच्छे कलाकारों को प्रमोट करते हैं, कुमार दुरानी जी, ओके। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। सर आप पंजाब से आते हैं जहाँ कहते हैं हर घर में सिंगर है हाँ, ना, पंजाब की जो मिट्टी है उसकी जो खुशबू कहें तो उसमें कहते हैं कि एक स्वर है। कितना अंतर है मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री में और चंडीगढ़ की म्यूजिक इंडस्ट्री में? एक्चुअली क्या है कि बॉम्बे में अगर आपका गाना फिल्म में नहीं चला तो आप सीधे फिफ्थ रो में बैठ जाते हो, फ्रंट रो से उठ के पिछली सीट में बैठ जाओ। और पंजाबी म्यूजिक में ये गाना चले ना चले, जो आपका नाम बन गया, आप वहीं पे स्थिर रहो, आपकी रिस्पेक्ट पूरी है। जैसे सीनियर कलाकारों को सारे कलाकार रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने सीनियर कलाकारों को चरण स्पर्श करते हैं, जूनियर आगे करते हैं। तो ये एक बार आपका नाम बन गया तो फिर वो स्थायी है, जबकि बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में अगर आप स्थायी नहीं हो तो आप आउट हो, और आपको लगे रहना पड़ेगा। हाँ, मगर जैसे रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सारा ही नॉर्थ इंडियन, बिहार से लेके पंजाब हिमाचल तक, अगर आप कुछ हो तो आप कुछ हो फिर एंड तक। कब लगा कि अब मैं वायरल हो गया, अब सब सेटल हो गया? नहीं, कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने गाने सुनता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो मैं अपनी कमियां ढूंढता रहता हूँ। अब मैं 300-400 गाने कर लिए हैं, इतने वीडियो कर लिए हैं, सारे देश तकरीबन घूम लिए जहाँ इंडियंस हैं, कई बार घूम लिए हैं। तो मुझे तो लगता है कि मेरा जो मेन मोटिव था वो संगीत ईश्वर को पाने की चीज है। ये जितना हम लोग प्रोफेशन बनाने के साथ साथ ईश्वर को भी पा सकते हैं इससे, संगीत साधना है। और तरह सोच रहा हूँ मैं। इसका कुछ बेनिफिट लिया नहीं सर। आपका महामृत्युंजय आया था और वो तो बहुत ही फेमस था, तो ये कब की बात है और ये क्या सोच थी इसके पीछे कि मैं पंजाबी और इन सब से हटकर मैं स्पिरिचुअल जर्नी में जाऊं? नहीं, हर बंदा स्पिरिचुअल होता है, बताता नहीं है। पूरी दुनिया स्पिरिचुअल है। आपको तब पता लगेगा जब आप किसी धार्मिक जगह पे जाएंगे, तब आपको भीड़ देख के पता लगेगा कि यार ये बंदे भी जाते हैं। आपको सारे इतने लाखों में जाते हैं लोग, तो कोई ऐसे आपको मिलेंगे तो पता नहीं लगेगा। मैं भी एमपी में एक छोटे से मंदिर में गई थी सर। वहाँ जब मैं जिस दिन गई हूँ, सुनील शेट्टी और सोनू सूद जी वहाँ पे आए हुए थे, जबकि मैं उम्मीद ही नहीं करती उस मंदिर में होंगे, बहुत छोटा सा मंदिर था, लेकिन मुझे दिख गए वो। तो मेरे तो जीवन में ये घटा है कि मेरी बड़ी परेशानी चल रही थी 20-25 साल पहले, जब मैं दिल्ली आया था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो आई वेंट टू द मार्केट टू बाय द सीडी। सीडी का दौर था, तो सीडी लेने गए तो कह रहे इसकी बनी नहीं दुनिया में। तो फिर मुझे विश्वास हुआ कि जब आपको परेशानी आती तो कोई अच्छा होने वाला होता है। वो अच्छा था। तो जब भी किसी को परेशानी आए तो समझ लो कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है। ना मैं वो गाता ना वो, और उसमें मैंने सेल्फलेस गाया, तो मुझे उसकी कोई सेल करने का शौक नहीं था कि मैं इसको बेचना है और इसको प्रमोट करना। बस प्रमोट का तो बहुत शौक था, घर घर पहुंचे, और कोई सुनता नहीं था। जब मैंने निकाल दी तो कोई सुने ना, वो कह रहे हम बीमार थोड़ी ही सुनेंगे। तो जबकि मैं भी नहीं था, मैं तो परेशान था जब मैंने कराया था। तो वो हर परेशानी को हरने वाला मंत्र था। तो फिर हमने उसकी हमें मोटिवेशन थी ऊपर से, मैं खुद ही मोटिवेटेड था ऊपर से कि इसको पहुंचाना है। मैं अभी अपनी सीढ़ियां निकालता हूँ, अपने गाने निकालता हूँ, वो नहीं पहुंचाता ऐसे जैसे मैंने इसके लिए कोशिश की। इसके लिए कोरियर किए, हजारों कोरियर वापस आते थे, हजारों जाते थे, करते करते फिर बाबा की आंख खुली कि अरे इसके बेवकूफ को कुछ दो। ये क्या कर रहा है? तो जब बाबा की कृपा बरसी तो खूब बरसी। तो अभी वो देखो 50 करोड़ प्लस तो यूट्यूब पर ही है, तो बाकी स्पॉटिफाई ये इधर अलग इतना ही उधर होगा तकरीबन। और सीडियां कितनी बिकी हैं, एल्बम कितनी बिकी, कैसेट्स कितनी बिकी हैं, तो तकरीबन हर घर में है। तो ये इसी का ये हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। तो ये ऐसे होना ही था, ऐसे होना था कि मैंने परेशान होके मैंने गाना था, जैसा प्लान ऊपर से जन्म पे हो जाता है कि कौन क्या क्या करेगा। हम अपना श्रेय नहीं दे सकते, हम कोई श्रेय नहीं दे सकते। हम सिर्फ एक चीज को श्रेय दे सकते कि कम खाना खाएं, पतले रहें, हेल्दी रहें।
एक ही काम को शरीर दे सकते हैं। हाँ। मैंने आज कम खाना खाया, आज मैं थोड़ा फिट फील कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे हाथ में वो भी नहीं है। खाना तो मुंह में नहीं जाता जब ईश्वर ना चाहे तो। सर मैं पॉडकास्ट शुरू करते हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे लगा बहुत म्यूजिकल होगा, लेकिन मैं जैसे से आपसे बात कर रही हूँ हाँ। मुझे लग रहा है कि अगर हम बात करते रहे तो ये बहुत स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये देखो जो चीज हमारे चारों तरफ दिखती है, जो सारी दुनिया कर रही है, मुझे तो लगता है टूरिज्म जो इंडिया में है वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म। कोई गाड़ी बुक ही नहीं करता। जैसे आज मुझे आपने गाड़ी बुक करके बुलाया, ऐसे कोई नहीं बुलाता। सब कहते चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। गाड़ी बुकिंग करके सभी लोग स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं। कोई किसी रिश्तेदार को गाड़ी बुक करके मिलने नहीं जाता। सर इस पूरी म्यूजिकल जर्नी का सबसे टफेस्ट टाइम क्या था? तो फिर मैं एक्चुअली जब मैं बड़ा हिट हो गया था चंडीगढ़ में, तो मेरे 4 एल्बम आ गए थे, 4 कैसेट आ गए थे, क्योंकि एक कैसेट में 8 गाने होते हैं। तो मैं बड़ा, तो उसके बाद इंजीनियरिंग खत्म होने का टाइम आया, तो मेरे सारे क्लास वाले को जॉब मिल गई। अब जॉब मिल गई तो मैं अपने आप को स्टार समझता था, तो मैं गया नहीं कैंपस, क्या कहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स में। हाँ, इंटरव्यू लेने आते, मैं को जाऊँ, मैं तो गाने गाने हैं। और जब सबको नौकरी मिल गई तो मैं रह गया। तो वो बड़ा फेज मुझे लगा कि यार हम तो रह गए पीछे, तो गाना ही गाना है कि सोचो करना क्या है, तो जॉब तो करनी है। देन वो 6 महीने टफ थे मेरे लिए बहुत। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि शुड आई कंटिन्यू इनटू म्यूजिक और शुड आई, जब सारे क्लास वाले घूम रहे हैं और मैं रह गया। तो फिर मैंने ज्वाइन की कजारिया सेरेमिक्स, कजारिया टाइल जो टाइल बनाते हैं, तो फैक्ट्री में ज्वाइन किया वहाँ पर। तो उसके बाद 2 साल 3 साल वहाँ रहा। 2-3 साल आपने जॉब की है? जी, क्योंकि फिर मेरे मामा जी थे वहाँ पे, जिनकी बदौलत मुझे जॉब मिली थी। ही वाज सीनियर ऑफिसर, मुझे जॉइंट एमडी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे जैसे हो जाओगे, मेरा भी संगीत खत्म हो गया है, तो तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, तो तुम ना छोड़ दो नौकरी। तो ही पुट मी इनटू द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या होता है, आप लोगों को मिल सकते हो। बिल्कुल। वो भी दौर टफ था, क्योंकि मैं जिसके पास जाता था वो कह रहे तुम में यार वो बात तो है नहीं। सर मुझे वो बता दो क्या बात चाहिए। नहीं वो है ही नहीं। तो जब मुझे उन्होंने लॉन्च किया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने जब लॉन्च किया जी, तो उन्होंने एक्चुअली सब सिंगरों के साथ होता है, तो उन्होंने जब लॉन्च किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप वो वाली बात बता दो। अब तो मुझे लॉन्च ही कर दिया। हम सबको यही कहते हैं कि तुम्हें वो बात नहीं, क्योंकि हमें खुद ही म्यूजिक तो पता नहीं है, और मार्केटिंग कंपनी है, बस मुंह पे ना नहीं कह पा रहे। इतनी भीड़ आती तो किस को मना करें। हाँ करें, तो वो अपनी जगह ठीक है, पर ये भाग्य खेल है। तो मैं जवाहर जी, जो हमारे बहुत मशहूर वीडियो डायरेक्टर हैं हमारे देश के, सर्वप्रथम समझ लो वो ही है जो एल्बम स्टार्ट की जिन्होंने हिट देने। तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी 2 साल बाद बारी आ जाएगी, क्योंकि साल में एक ही सिंगर आता था। तो वहां से कंपनी किसी और सिंगर को सुनने आई, तो उस सिंगर ने पैसे मांग लिए। वो कह रहे पैसे दे दो जी। तो वो कह रहे वी आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑन यू, हम पैसे क्यों दें, हम तुम पे करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, तो तुम्हें कैश नहीं देना हमें। तो इस बात से उसे खफा और मुझे वो हो गया। मुझे कहा तुम सुनाओ बेटा। मैं तो पहले से क्या भरा हुआ था। क्या सुनाया था सर? तो मैंने अपना प्रोजेक्ट सुनाया, कुड़ी कुरमुरी। अच्छा, ओके। और जारी 2-4 गाने सुनाए। तो उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा है बंदा। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। तो मुझे साथ गाड़ी बिठा के मेरिडियन ले गए, गाड़ी में सुनते रहे। और उन्होंने कहा कि आप आओ बॉम्बे चलते हैं। तो मुझे वो ले गए मुंबई, और वहाँ जाके उन्होंने एक एल्बम बनवाई शामक डावर के साथ, और कुणाल कोहली उसके थे वो वीडियो डायरेक्टर, शामक डावर थे कोरियोग्राफर। दूसरी बनवाई लवल जी के साथ, और सोहेल खान जी उसमें कोरियोग्राफर थे, और दोनों गाने रातों रात हो गए। तो ऐसा वो लग था ना, वो पैसे मांगता ना मेरी बारी। कभी कभी दूसरे कर्म आपको लग जाते हैं। नहीं वो देखा होगा। वो बहुत बड़ा अच्छा सिंगर है, मैं नाम थोड़ा बोल रहा है, वो बहुत ही मशहूर सिंगर है। फिर वो चले गए वापस। तो
इस तरह ये जर्नी रही, तकरीबन सारी जर्नी। इसमें मैं इसको दोबारा रीलिव करना चाहता हूँ। और कोई पूछना वो क्या क्या करना चाहते जीवन में, तो मैं चाहता मुझे वापस उसी पड़ाव पे भेजो, जितना दिया उतना ही दो, पर मैं इसको रीलिव करना आप जीना चाहते हैं, मतलब इतनी अच्छी आपको अपनी लाइफ लगती है जो आपने अच्छी नहीं, मैं उसको और अच्छे से हैंडल करता। सर कुड़ी कुड़मुड़ी सॉन्ग जब ये आया तो बहुत वायरल हुआ, ये बच्चों की जुबान पे था। उम्मीद थी कि ये कुड़ी कुड़मुड़ी इतना ज्यादा चलेगा? हाँ थी। किसकी थी? एक्चुअली पहले इन्होंने यारी यारी गाना लॉन्च कर दिया, मेरी पसंद थी कुड़ी कुड़मुड़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुड़ी कुड़मुड़ी नहीं, यारी यारी करते हैं। अब देखो कितना, जब यारी यारी गाना लॉन्च हुआ तो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। तो मैंने उनको बोला सर इसको रहने दो, कुड़ी कुड़मुड़ी करो, तो पर वो माने नहीं। जब उन्होंने गाना डीलर्स को सुनाया जो कैसेट बेचते हैं प्रॉपर, तो उन्होंने कहा 100 गुना अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि फिर चलो शूट करते हैं इसको। तो डीलर्स के कहने पे शूट किया, मेरे कहने पे नहीं किया। मुझे पहले पता था ये बेटर गाना है, और इसको लिखा था बहुत बड़े राइटर थे, कोहली साहब, देव कोहली, जिन्होंने बॉलीवुड के हजारों गाने लिखे। तो बस बात। ओ कुड़िया एक नगीना, एक कुड़िया एक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जिन्नू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुड़मुड़ी कुड़ी कुड़मुड़ी करे दीवाना, रब है रूबिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, हाय होए हाय होए, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुड़मुड़ी, हाय होए यार कुड़ी कुड़मुड़ी, हाय होए यार कुड़ी कुड़मुड़ी, खट्टी मीठी खट्टी अंगूर का दाना। तो ये मुझे समर खान जी ने बताया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति थे, बहुत ही अच्छे थे और बड़े अच्छे मेरे, हमेशा मुझे कहते थे तो मेरा छोटा सा दोस्त है, तो बहुत ही उन्होंने प्यार दिया मुझे कहते डांस करके दिखाओ, तो मैं डांस के स्टेप करके दिखाया उनको। मैं तू रहने दे, तुम ऐसे ऐसे करो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्रेशन से कराऊंगी, यू आर नॉट ए डांसर। सर कुड़ी कुड़मुड़ी की बात, जीवन में क्या चेंजेस आए, लाइफ कितनी बदल गई? मुझे बड़ा हैरानी हुई जब अमिताभ बच्चन जी ने कौन बने करोड़पति में गाने का पूछा, ये 4 नाम में से बताइए गाना किसने गाया। मैं तो कुर्सी से उठ गया। तो कौन बने करोड़पति में नाम आ जाए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो गाने के बाद ही आया मेरा नाम। कौन बने करोड़पति में, नहीं तो नहीं आता। काफी आप यही से समझ लो कितनी बदल गई। तो मैं अपने आप को सारा जो मैं ये इसका सब श्रेय जो है ये मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को देता हूँ, जिन्होंने मुझे गाने की तरफ लगाया, जवाहर जी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। सर पहला चेक कितने का आया था? पूरी कुड़ी का चेक मिला ही नहीं, तो बताया था मैं इसी बात पे, तो मुझे काम मिला कि पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मतलब जो सबसे फेमस सॉन्ग हुआ उसके कोई पैसे नहीं मिले। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम थी, इसी कारण तो मुझे काम मिला कि पैसे नहीं मांगोगे। अरे हिट होने के बाद कुछ दिया? नहीं वो नहीं, हिट होने को अगली एल्बम कर दी। अगली एल्बम में हमारा बहुत अच्छा गाना चला, इको ही मंगया सी यार, रबा मंगया सी प्यार, हथ जोड़ के नहीं हो तेरा राज मंगया, आए नहीं हो तेरा ताज मंगया, यार मंगया सी रब्बा ते थुरू के। तो ये गाना, इसमें हमने चित्रांगना सिंह को फर्स्ट ब्रेक दी थी, पहला गाना लाइफ का होगा, तो बहुत अच्छा। उसके बाद वो कितना तरक्की कर रहे हैं। तो चित्रांगना जी ने एक लिखा, अभिनय किया, और सेकंड एल्बम मुझे उन्होंने दिए थी। हमने इसको शिमला में चहल में शूट किया, पूरा चहल पैलेस बुक किया था, और यहाँ से हम बस भर के ले गए थे, कुक वुक साथ ले गए थे, और 7 दिन बारिश होती रही, हम बारिश बस में रह गए। और कुछ घंटे के लिए खुली बारिश हमने जल्दी शूट किया। सर आशा भोसले जी के साथ भी आपने कोलैब किया था, वो स्टोरी कैसी थी?
एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे गजलों का बहुत शौक था, हम्म, तो मैंने एक गुलाम अली साहब और आशा दीदी, जो कि हमारे देश की सरस्वती है, अभी सारी अमर ही है, वो सरस्वती ही रहेंगे, तो वो हमारे देश की सरस्वती हैं। तो उनके साथ गुलाम अली जी ने गाया था, तो मुझे लगा कि मेरे फादर साहब ने मुझे वो एल्बम सुनाई थी, रिकॉर्ड। हम्म, तो फिर सावन रुत की पवन चली, तुम यार आए, तुम यार आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम यार आए, तुम यार आए। दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दीवारों से जब धूप ढली, तुम याद आए। तो ये मैंने सुना था हम्म, बचपन में, जब स्कूल में था, 4th 5th में। तो मैंने, दीदी को मेरी माँ मुझे मंदिर सीडी बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे इसकी कुछ सीढ़ियाँ भेजिए, मैंने बांटने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, दीदी बांट रहे हैं। तो मैं फिर उनसे पूछा कि मैंने अरेंज कराई जल्दी से, उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना था शो के लिए। तो जब मैंने वो अरेंज कराई, बातों बातों में मैंने पूछा, दीदी मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ, वो मैं गाती नहीं अब, तो मैंने कोई अलग हो तो मिले तो, पर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कुछ मुझे अलग सा बताओ। तो हमने उनको दिया, उनको अलग सा, और दीदी ने कहा कि चलो गजल नुमा कर लो, फिर सूफी नुमा कर लो। तो वो हमने लिखा, देव ऋषि जी के अल्फाज लिए, कुछ मेरे थे मिक्स, और उसमें संगीत भी मैंने किया। तो दीदी ने मुझे पूछा म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैं कहा जी मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ कैसे गाना है, तो मैं कहा आपको कैसे बताऊंगा तो बोला धुन तो बताओगे ना, मैं क्या गाऊँ। तो मुझे, तो वो दीदी जैसे आते बैठी थी, हम साथ में खड़े होकर धुन सुना, बैठ के सुनाओ। तो मैं कहा नहीं मैं दीदी आप, मैं खड़े होकर खड़े खड़े होकर सुनाऊंगा। हाँ। तो फिर उन्होंने पकड़ के बिठाया कि यहाँ बैठो, अब सुनाओ, तो म्यूजिक डायरेक्टर हो तो म्यूजिक डायरेक्टर बिहेव करो। तो फिर हम रोज फूल लेके खड़े होते थे, तो कह रहे एक दिन फूल दे दिए, रोज फूल थोड़ी ले। फिर हम यहाँ से काफी टीम गई थी, 8-10 लोगों की हमारी। तो मुझे पूछे कहाँ रुके हो, मैं कहा जी हम रमाडा में रुके हैं। तो उसका तो बहुत बिल बनता होगा, तो मैं आज ही गा देती हूँ। मतलब शी वाज सो कंसिडरेट अबाउट मी, या अपने जूनियर कलाकार के लिए एक बड़ा कलाकार का प्यार जो होता है उनसे सीखना चाहिए। उनके सीखने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे अपने छोटे कलाकारों को जरूर हर जगह प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा ही होने वाला है। और यही चीजें आपको सफल भी बनाती हैं। हाँ, और वहाँ एक लड़की सिगरेट पी रही थी, आशा जी ने गाड़ी रोक के बोला ये मुझे देना था, यहाँ कुछ फेंको। ओके दीदी मैं कभी नहीं पीऊंगी। क्योंकि लोग उनकी बात सुनते थे और दीदी डांट देती थी सबको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, इतनी बार मिले हम, जितनी बार भी मिले उन्होंने बहुत प्यार दिया, और मुझे लगता है कि ऐसा प्यार नसीब से ही मिलता है, क्योंकि आशा जी के साथ खड़े होना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है गजलों की एल्बम करना, गुलाम अली साहब के बाद मुझे मौका मिला कितने सालों के बाद, 30-35-40 साल के बाद गजलों का एल्बम करना। और आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में इस सीडी को बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला, बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल बड़ी बात है। तो मुझे ईश्वर ने सारे घोड़े खोल दिए, चल बच्चा भगवान महादेव की कृपा बरसी है जमकर आपको। क्योंकि वो इसका बेस ही मृत्युंजय मंत्र था ना। दीदी को पसंद आता ना, वो मुझे फोन करती कि मुझे भेजो। जब उनका फोन आया तो मैं सो रहा था, तो मैं एकदम खड़ा हो गया, यस मैम, जैसे महादेव का विशेष आशीर्वाद है आप पर। हाँ। अच्छा, आपका खुद का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सर? मेरा खुद मुझे मैंने गाया हाँ, सबसे फेवरेट। हालांकि आपने बताया कि आपने सॉन्ग सुनते नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको अपना खुद का फेवरेट गाना भी है एक मेरा फेवरेट, और एक हिंदी गाना भी है फेवरेट। सर दोनों बताइए, और मैं चाहूंगी मेरे पंजाबी तो ये है कि जैसे बच्चे किसी न किसी कारण से माँ बाप से दूर हो जाते हैं, लड़कियां शादी से दूर हो जाती हैं, और लड़के जो है वो जॉब के कारण या फैमिली प्रॉब्लम के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण घर से दूर हो जाते हैं, तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो मैं वो सुनाता हूँ।
जिनको पंजाबी नहीं आती मैं बता दूं कि लड़कियां शादी के बाद चली जाती हैं और अगर लड़के भी चले जाएंगे तो वेड़ा बाबुल दा छड़ ਧੀਆਂ ने उड़ जाना है वेड़ा बाबुल दा छड़ कुड़ियां ने उड़ जाना है मां नू कौन संभालू बाप नू कौन संभालू जे पुत भी तुर जाणगे वेड़ा बाबुल दा छड़ ਧੀਆਂ ने उड़ जाना है मां नू कौन संभालू बाप नू कौन संभालू जे पुत भी तुर जाणगे जे पुत भी तुर जान गए। तो मुझे जब ये गाना गाया तो मुझे लगता है कि लाखों लोग अपने पेरेंट्स से जुड़े इस गाने के बाद, इसका इफेक्ट हुआ होगा। हाँ, क्योंकि मैं जब गा रहा मैंने लिखा तो मैंने अपने मैनेजर को बोला यार सुन 2 लाइनें लिखी मैंने, तो वो भाग गया गाड़ी से, तो मैं यार को अच्छा नहीं लगा, रोने चला तो मैं रो के आया। तो है बहुत इमोशंस है इसमें। और बॉलीवुड का सर? और दूसरा जो हिंदी गाना था वो मैंने ना कॉलेज में लिखा था, मेरी कोई एल्बम नहीं आ रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था। मैं कहा या ईश्वर जैसे कहते ना हुस्न दे तो आशिक भी दे, तो मैं ये कह रहा था कि आवाज दी है तो काम भी दो तो गाना ही नहीं आ रहा मेरा, तो मुझे जानते नहीं, तो मैं लगा था। तो वो मैंने अब बाद में फिर वो जो सिंगर है शान, उनसे गवाया एक फिल्म के लिए अपने संगीत में, तो लिखा मैंने कॉलेज के कमरे में था, हॉस्टल के कमरे में। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिल पूरी होगी मन की सारी मुरादें, एक दिल पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। इमोशंस कूट के भरा है अब में। पर ये सच हो गया, तो मैं इसलिए मैं डर के लिखता नहीं, कोई ऐसा गाना सैड सॉन्ग लिखूंगा कि यार बिछड़ गया, ये हो गया वो गया, जो मैं लिखता हूँ वो होता रहता जीवन। अच्छा ओके। जब भी मैं लिखा बिछड़ गया, सच में बिछड़ गया। अब मैं सोच रहा हूँ गानों का बहुत इम्पैक्ट होता है, आप भी जो सोचते हो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया पॉजिटिव सोचो। मैं तो जो गाना मैंने काफी बार नोट किया कि जिस तरह गाने लिखे वैसे वैसे होता है, जीवन में होता चला गया, होने लग पड़ता है। हंसी खेल हंसी मस्ती के गाने गाओ, मजे रहो जिंदगी के, खुश रहो, डांस मस्ती, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ मत, गाना है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा दुखायो ना, टंग 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 टंग, मैं खुश रहो, किसी को तंग ना करो। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि सिंगर अच्छा सिंगर बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है। हाँ, क्या कभी दिल टूटा? राइटिंग में पावर आ तो आपका दिल टूटा? हाँ, मेरा भी टूटा। पहली बार टूटा या कितनी बहुत बार टूटे? एक बार। उसके बाद क्या लिखा आपने? मैंने बहुत लिखा उस समय, और मुझे याद नहीं, मैं बड़ी डायरी भरी में सारे लिखते हैं, पर मुझे अच्छी बातें याद है कि उसका बेनिफिट जब समटाइम टू गुड पीपल कांट लिव टुगेदर, दो अच्छे लोग भी साथ नहीं रह सकते। दो एक लड़की बहुत अच्छी, लड़का बहुत अच्छा है, वो अपने सर्कल में बहुत अच्छे हैं, पर वो इकट्ठे नहीं, उनकी किस्मत में, तो कोई बात नहीं, तो आपका मूव ऑन। तो दिल टूटने के बाद शंकर सहानी और अच्छे सिंगर बने। हाँ, मैंने लिखा था गाना यार विछड़े ते दिल भी ना रोवे, ऐना साडा नहीं जिगरा यार विछड़े, दिल टूटे ते खड़ाका भी ना होवे, ऐडा साडा नहीं जिगरा यार विछड़े। कितना यार बिछड़ने के बाद दिल ना रोए, ऐसा हमारी हिम्मत नहीं, जिगरा नहीं, ये लिखा था मैंने। इसको शूट किया था हमने वहाँ पे कुरकुट स्ट्रीट है कैलिफोर्निया में, बहुत अच्छी, वहाँ ऐसे जाता है, वहाँ शूट किया था, वहीं से लिया था सारे क्रू। और सर अभी
ऐसा क्या चीज़ रह गई जो करनी बाकी है गजल के अलावा? गजलें करनी चाहिए वैसे, आपकी बात ठीक है। और मुझे कभी कभी लगता है कि एक मेरा गाना बड़ा फेवरेट है, वो मैं गाना चाहता हूँ, ये नयन भरे भरे। इस तरह के जो गाने हैं ना, इनका मैं इस तरह के गाने कुछ गाना चाहता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली आई एम वेरी गुड थिंकर, आई एम नॉट वेरी गुड एग्जीक्यूटर, आई नीड समबडी टू पुश मी। तो मुझे पुश करने वाले बहुत लोग हैं, तो मुझे लगता है कर लूंगा। तो अभी प्रेजेंट में सर क्या कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? हमारे 2 गाने हैं अभी, इंग्लैंड में हमने म्यूजिक बनवाया है 2 गानों का, लव सॉन्ग है, तो वो जल्दी आप देखेंगे। आपने सर वेंगा बॉयज के साथ भी स्टेज शेयर किया था? कैलकाटा में एक इवेंट हुआ था हमारा, हिंदुस्तान टाइम का था मेरा क्या, तो हिंदुस्तान टाइम के मैंने काफी लॉन्चेस किए, करीबन 12-15 कट सिटीज में मैंने एचडी सिटी लॉन्च की है। एचडी सिटी तब थी नहीं, तो एचडी सिटी जहाँ भी लॉन्च हुई तकरीबन मैं हर जगह था, तो लॉन्च करने के लिए मुझे। सर फादर साहब को कब आप पर प्राउड फील हुआ? मेरे डैड सब कुछ ये कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब अपने दम पे किया। तो मुझे ये उनकी बात से बहुत अच्छा लगा कि जबकि सब कुछ उनका ही है, क्योंकि मुझे आवाज मिली है उनके घर जन्म लेके, जेनेटिक है। मुझे स्पिरिचुअलिटी मिली है बिकॉज माय मदर इज वेरी स्पिरिचुअल, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी वहां से मिली है। और तो मेरा कुछ भी नहीं है अपने पास, तो इतराने के तो मेरे पास यही है कि धन्यवाद ईश्वर का कि मुझे जन्म दे दिया इस घर में, तो हर जन्म में मुझे यही माँ बाप मिले। सर स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू हुई? स्पिरिचुअल जर्नी मेरी बचपन से थी, इनर से थी, पर मैं इतना पॉपुलर हो गया था कि मैं चीजों से कॉलेज स्कूल में पॉपुलर था मैं, पॉपुलर क्योंकि गिटार बजाता था इसलिए मैं पॉपुलर था, नॉट बिकॉज आई वाज गुड गिटारिस्ट। हाथ में गिटार थी तो, और ऋषि कपूर का जमाना, तो मैं अच्छा नहीं बजाता था इतना। मैंने बाद में प्रोफेशनली जब चंडीगढ़ आया तो मैंने प्रॉपरली बुक्स लेके प्रोफेशनली शुरू की स्टूडियो में बजाने। तो मैं स्टूडियो में बजाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम बंक करके हम स्टूडियो रहते थे, और वहाँ पे मैंने 500 एल्बम में एज प्रोफेशनल गिटारिस्ट काम किया, तो 100-200 रुपये मिलता था मुझे, सब कुछ 20,000 तो टोटल मिलता था, उसमें 200 रुपये सब आर्टिस्ट को मिलता था। उसमें हम 5 ही लोग थे, एक तो अतुल जी थे, कटारिया जी थे, बी पराग के पापा थे, बी पराग के चाचा थे, तो एक बार हम 5-6 बंदे थे, और एक रोले बाद बंसीलाल अंकल जी, हम सबके 200-500 ऐसे सब कैसे बनते थे। हाँ, शाम को प्रोग्राम पे जाते थे हम, कोई इवेंट होता था जैसे, तो शाम को वहाँ गिटार बजाते थे, तो यही हम 5-6 लोग थे, तो सब म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और मैं सिंगिंग में आ गया, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मुझे पीछे रह जाता गिटार वाला। और सब बॉलीवुड में आपको कौन एडमायर करता है? आपको लगता है कि ये मेरा एडमायर हो सकता है, मैं इसके जैसा होना चाहिए, ना कोई ऐसा सिंगर जिसे आप बहुत एडमायर करते हो? देखो मैंने गाना तो शुरू किया जी गुरदास मान जी को सुनकर, अच्छा पंजाबी गाने। गुरदास मान साहब अगर नहीं होते तो मैं पंजाबी गाने गाता है ना शायद, तो उनके हिट गाने थे जब, तो मुझे लगा कि मैं उनकी फील्ड में आने के 10 साल बाद फील्ड में आया। ही राइटर, सबके आइडल वही है। पंजाबी इंडस्ट्री के लिए गुरदास मान कितना बड़ा नाम है, क्या मायने रखता है गुरदास मान? मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने देखा उनको तो मुझे लगा कि मैंने ऐसे गाने हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम तो क्लासिकली सुनते थे, तो मुझे लगा ये भी हो सकता है। हंसराज हंस बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कलाकार देखो सब अपने अपना स्टाइल है सबका। सुदूल जी थे, उनका बहुत अच्छा स्टाइल था, पंजाबी सिंगर्स का बहुत स्टाइल है, कव्वालियों का स्टाइल अलग है, नुसरत साहब का स्टाइल सबसे ही नंबर 1 है, जो सब लोग कॉपी करते हैं। तो 80% लोग तो नुसरत जी को, तो कितनी अच्छी बात है। देखो अब जो पुराने सिंगर के गाने गा के लोग अपनी कमाई कर रहे थे, कितनी अच्छी बात। सर आपने अभी बात जिक्र किया कव्वालियों का, कव्वालियाँ पहले फिल्मों में बहुत आती थी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कव्वालियों का ट्रेंड खत्म हो गया है? आती थी ना तो कारवां की तलाश। मतलब कव्वाली कहीं ना कहीं छुप गई हैं, कव्वालियाँ पहुंच गई हैं, एक्चुअली सूफी नुमा गाने बन गए उनके, और वो क्लबों तक सीमित रह गई कि क्लबों में सूफी नाइट है, ये नाइट है। सूफी नाइट कहीं ना कहीं कव्वालियों के रूप में एक उनका अपडेटेड वर्जन कह लें। सूफी बल्कि हर सैड सॉन्ग को सूफी कह देते हैं। सूफी का मतलब ये होता है कि हम ऊपर वाले को अपना सनम बना के लिख रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी लाइन बोली है आपने। हाँ, जब हम ऊपर वाले को अपना सनम बना के लिखते हैं उसको सूफी कहते हैं, उसके अलावा कोई सूफी नहीं होता। अब वो हर गाने को तो सूफी कहते
आज की जनरेशन में सर क्या चेंज देखते हैं आप? तो आज के नए सिंगर आ रहे हैं जो आ रहे हैं जी वो यही आने थे। नहीं जैसे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इनसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि हाँ। ये इतने अच्छा, इसमें कुछ लोग चीजें ऐसी अच्छा गाते हैं। मैं तो जब इंडिया का टैलेंट देखता हूँ मुझे तो लगता है सबके चरणों को हाथ लगाना चाहिए, कितना इतना अच्छा गाते हैं। तभी मैं वो कहता हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी और टैलेंट की लाइन नहीं है। जो जज कर रहे होते हैं वो कई बार सिंगरों से बहुत नीचे होते हैं। मैंने भी कई इवेंट जज किए हैं, कई टीवी शोज जज किए हैं, हमसे अच्छे अच्छे सिंगर गाते हैं, और जब उनका भाग्य आएगा तभी चमकेंगे। ये भाग्य की एक स्पोर्ट्स, एक संगीत और एक पेंटिंग, ये तीन लाइनें ऐसी जिसमें सिर्फ भाग्य चलता है। आजकल सर लेकिन यूट्यूब ने आपको लगता नहीं कि बहुत लोगों को स्टेज दे दिया है? काफ़ी ऐसे सिंगर्स हैं जो यूट्यूब पे ही लॉन्च हुए, और जब आप नेहा कक्कड़ की बात करें तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से बनी, वो जो पहचान मिली, जो फैन फॉलोइंग मिली उनको। नहीं, यूट्यूब का एक्चुअली ये बेनिफिट है कि आपको अगर आपका एक दो गाने भी वायरल हो जाए तो आपको कम से कम ये टेंशन नहीं है कि मेरा घर कैसे चलेगा। जैसे हमारे टाइम पे टेंशन थी, जैसे अगर मेरा कोई गाना चल जाता है तो मुझे ये है कि मेरा मंथली इतना आ रहा है तो मैं अपना नए गाने की तैयारी कर सकता हूँ। जबकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे यह था कि काम इंजीनियरिंग भी करो, गाना भी करो, अगर दोनों में से जो हिट हो गया वो रख लो। ये अभी ये बेनिफिट है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत बहुत कुछ है। तब ऑप्शंस खुल गए हैं कहीं ना कहीं। बहुत ऑप्शन है, और मुझे तो लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम। जिसने इस 10 साल में गाना नहीं गाया वो कभी नहीं गा पाएगा। इस 10 साल जो फेज चल रहा है, इस 10 साल में अगर आप में दम है 100 का भी, तो आपको 500 नंबर वैसे ही मिल जाएंगे। मतलब ओवरराइड कर रही है पॉपुलैरिटी। तो आप इस टाइम ये 10 साल में हर बंदा सिंगर या आर्टिस्ट बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, मीडिया सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को। सर आप लोगों का जब दौर रहा तो आपने स्ट्रगल किया, आप लोगों ने काम किया, मेहनत की, संगीत साधना आपने की, और आप तब इस मुकाम पे पहुंचे। कैसा लगता है जब कोई आता है, कोई यूट्यूबर ब्लॉगर, जो आपको लगता है कि तो कुछ भी नहीं है, जैसे वो बचपन का प्यार बहुत चल गया है ना, उनको रातों रात शोहरत मिल गई, तो जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि यार इनको तो रातों रात शोहरत मिल गई जिसके लिए हमने इतनी साधना की, तो क्या फील होता है? मैम इतने सारे वन टाइमर हिट आ चुके हैं कि अब सोचने दिल नहीं करता, सोचने में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक काचा बादाम वाला काचा बादाम आया था, वो कितना अच्छा था। अब उसको वो बंदे ने बहुत अच्छा गाया। अब उसको अगर बॉलीवुड वाले एक दिन के लिए रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने वो भी दिया था चांस। एक्चुअली स्पोर्ट पूरी परमानेंट मिलती नहीं है, प्रॉब्लम ये। आप चलो ये तो फ्लूक कह सकते हैं। जो इंडिया गॉट टैलेंट में भी फर्स्ट नंबर पे आते हैं, उनको भी 1 साल के बाद नेक्स्ट को प्रमोट करने लग पड़ता है। अब देखो ना, जब इतना करने के बाद नहीं मिलती, तो ये मुझे लगता है, मैं सबको एक ही चीज कहूंगा कि मेरी गलती जो मैं 2-3 साल लेट हुआ, 5 साल लेट हुआ हूँ, कि मैं फिल्मी गाने गाता था स्टेज पे। अगर मैं शुरू से ही अपने गाने गाता तो आप भी अपने ही गाने गाएं, अपने लिरिक्स लें, ताकि अगर आप हिट होते हो तो आप अपने गाने से हिट जल्दी हो, तो आपको लंबा टिकोगे, एंड तक चलते हो। और अगर आप किस फिल्मी गाने से हिट होते हो तो आप रुक जाओ। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना, बी ओरिजिनल। नहीं, बड़ा इजी है। आजकल तो लोग चैट जीपीटी पे गाना बनाते बाकी ओरिजिनल तो कुछ तो करो ना। सर चैट जीपीटी से जो गाने बनते हैं और जो आप लोगों ने खुद लिखे हैं, क्या आपको अंतर नजर आता है? नहीं, सोल नहीं होता उसमें। एक होता है ना सोल, कि देखो आपको हुक लाइन तो खुद की रखनी पड़ेगी कि ये गाना क्या है। गाना कोई होना चाहिए ना, कि गाने का नाम बताओ क्या है, ये गाना है। तो वो गाना तो आप, वो वर्ड तो आपका खुद का होना चाहिए ना। सब कुछ चैट जीपीटी, जैसे कुड़ी कुड़मुड़ी आपका गाना था, अगर वो आज आपको चैट जीपीटी पे लिखना होता या उससे निकलता, तो फिर क्या आपको क्या लगता है, क्या मिसिंग होता उस गाने में? नहीं, उसमें अगर मैं ऐसे बोलते कि ये क्रिस्प लड़की कुड़ी कुरमुरी टाइप हो गया ना, तो कुरकुरी लिख देते हो। कुरमुरी वर्ड तो देव गोली साहब की राइटिंग है ना। तो वो कुरमुरी नहीं आता, कुरकुरे आते। कुरकुरे हमें स्पॉन्सर कर देता। सर कभी कोई ऐसी बड़ी डील जो आपको लगे कि यार ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने मिस कर दी या उसे मना कर दिया? बहुत होती है ऐसे मैम। जैसे बजट के कारण कई बार हम मिस हो जाते हैं। जैसे फॉर कोई बहुत ही अच्छा इवेंट है, पर वो
उनका बजट नहीं है पर हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। हम्म, तो जिस कंपनी से हम साइन है वो मना कर देते हैं कि आप हमारे बिना कह नहीं जा सकते। हम्म। तो हम जाना चाहते हैं, वो कह रहे नहीं है, बजट आप नहीं है। बंधे हुए हैं। तो बंदे होते हैं इसमें, इसलिए वो नहीं जा रहे। ऐसे बड़ा मिस हो जाता है। सब फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं गार्डनिंग करता हूँ। मैंने 200 प्लांट रखे हुए हैं घर में। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर पे भी रखे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी रखे हुए हैं, छत पे भी रखे हुए हैं। हम्म, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, हम्म, तो मैंने 3 फ्लोर है मेरे, तो हम्म। 3 पे मैंने प्लांट लगाए हैं, और खुली जगह रखी हुई है। और बाहर भी पेड़ लगा रखे हैं मैंने। तो मुझे शौक है माली माली का। तो मतलब फ्री टाइम में आप माली हैं? माली में मुझे मजा बड़ा आता है उसमें। हाँ, हाँ। क्योंकि एक तो आप नेचर के करीब हो जाते हैं, दूसरा आपको पता लगता है कि नए नए प्लांट पत्ते जब आते हैं, बड़ी खुशी होती कभी सफलता ने साथ दिमाग खराब किया है? है। नहीं नहीं, ये पैकेट अलग तरह का बन के है। जैसे पैकेट बन के आते हैं ना, सब ऊपर से आते हैं। कई बंदे कहते हैं कि इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि आपको बड़ा एरोगेंट होना चाहिए कि लोग आपका फायदा उठा लेंगे। तो कोई एरोगेंट नहीं हो सकता, कोई डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता। आप जैसी आपकी नेचर हो वैसी ही रहती है। सर, कोई ऐसा आपका फ्रेंड या आपका ऐसा मेंटोर जो शुरू से लेकर अब तक आपके जीवन में अभी भी है, जो आपको लगा कि शुरू में साथ दिया था और आज भी वो उसी लेवल पे आपको साथ दे रहा है? मतलब कोई एक शख्स आपके जीवन का? मैं बोलता हूँ, मेरे ना सारे फ्रेंड जो कॉलेज में थे, तो वो अभी तक सारे के सारे वैसे ही खड़े। ये बड़ी ईश्वरी कृपा है कि हम कॉलेज में जो लोग मुझे पकड़ के ऐसे बच्चे की तरह स्टेज पे रखते थे, आज भी वो वैसे ही सपोर्ट करते हैं। धनी इंसान है आप। नहीं, एक्चुअली दोस्त के मामलों में दोस्त का क्या, यू हैव टू, आपको किसी को देखना हो कि वो कैसा इंसान है, तो उसके दोस्त देखने चाहिए कितने पुराने हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों के कारण ही मैं बना हूँ। तो मैं पहले से उनके लिए इंडेटेड हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे लिए इतना किया। तो मुझे उठा के मुझे ले जाते। कई तो लड़के ऐसे थे जो जब हमारी कैसेट पहले आई थी, वो हर शॉप पे कैसेट देने जा रहे थे, क्लास फेलोज। उन दोस्तों के लिए सर कोई सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहेंगे? वो तो मैं सबको पता थे लेकिन फिर भी यार का मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हो ये दोस्ती। ये सॉन्ग स्पेशली उन सभी दोस्तों के लिए, सभी के लिए जो आपके साथ उठा के स्टेज पे रखा, और अभी तक कोई मैं काम बोलूं मना नहीं करते। तो आप ऐसे मुझे प्यार देते रहना। आधी निकल गई, थोड़ी सी रह गई और अभी जो है वो बहुत शानदार है। वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। चलते आखिरी सवाल सर, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, जो लिसनर्स हैं हमारे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है, हमारी जो हॉरोस्कोप है, जन्म पत्री है, उसमें जो चौथा भाव होता है वो माँ का होता है, और वही सुख का होता है, वही फ्रेंड्स का होता है, वही कारगोटी का होता है, और 10वां भाव जो होता है वो पिता का होता है, और वही प्रोफेशन का होता है, वही बिजनेस का होता है, वही गवर्नमेंट से संबंधों का होता है। तो आप माँ बाप की सेवा करो, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और जिनके माँ बाप नहीं है वो सास ससुर की सेवा। थैंक यू सर, आप हमारे शो में और इतनी अच्छी बातें की। थैंक यू सो मच सर।